जी अस्सलाम वालेकुम। आपके पिछले सेशन में जो दो चीज़ें स्किप हो गई थी, रह गई थी, वो कौन कौन सी थी? स्टैंडर्ड्स फॉर कंपैरिजन एंड द अदर वन इज़ टूल्स ऑफ एनालिसिस, राइट? ये दो चीज़ें रह गई थी। ओके फाइन। तो स्टैंडर्ड ऑफ एनालिसिस की बात हम कर रहे थे कि जब भी कंपनी के जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं या इंटरनल यूज़र्स हैं व्हाटएवर, तो वो क्या करते हैं जब भी एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो उनका मकसद क्या होता है? प्रियर परफॉर्मेंस को देखना, फ्यूचर परफॉर्मेंस को फोरकास्ट करना, रिस्क पर्सपेक्टिव को देखना और करंट फाइनेंशियल पोजीशन को देखना। तीन चीज़ों को मेजर वो देख रहे होते हैं। तो कंपनी में जब भी एनालिसिस किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके कंपैरिजन के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ बेंचमार्क के तौर पे, कोई ना कोई चीज़ एक स्टैंडर्ड के तौर पे सेट की जाएगी जिसके साथ कंपेयर करके रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकें और डिसीजंस को बेहतर तरीके से जो है वो लिया जा सके। अगर आप कोई बेंचमार्क डिसाइड नहीं करेंगे, कोई ऐसा मेजर इंडिकेट नहीं करेंगे जो कि आपको बताए कि इधर आपकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इस साल अच्छी रही या बुरी रही, तो आप अगर कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करते तो कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो क्या हमें प्रेडिक्ट करते हैं? तो बेसिकली रिज़ल्ट्स की जो प्रोडक्शन है, जो जजमेंट है, उसको देखने के लिए कंपनीज़ क्या करती हैं? स्टैंडर्ड सेट करती हैं। अब कंपनी में कितनी तरह के स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं? बेसिकली 4 तरह से स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। कौन कौन से? एक सबसे पहला तो होता है जनाब इंट्रा कंपनी। इंट्रा कंपनी स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया जाता है। इंट्रा कंपनी स्टैंडर्ड सेट करने से मुराद ये है कि कंपनी इनसाइड अपनी ही परफॉर्मेंस को चेक करती है विद प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, कंपनी देखती है कि पिछले सालों में मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी और इस साल कैसी रही। अगर आप अपने बिज़नेस की बात करें तो आप देखेंगे कि 2010 में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी थी और 2020 में कैसी है। इंट्रा कंपनी एनालिसिस किया जाता है, यानी आपने अपनी कंपनी का ही एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया और उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पर जो है वो आप क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि वेदर हाउ वी आर परफॉर्मिंग, कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। और एक दूसरा जो किया जाता है दैट इज़ कंपैटिटर्स, कि आप अपने कंपैटिटर के साथ अपना मुवाजना कर लेते हैं। इंट्रा कंपनी से मुराद आप विद इन द कंपनी यानी अपनी ही प्रियर परफॉर्मेंस के साथ मैच करते हैं। कंपैटिटर से मुराद ये है कि आप अपने कंपैटिटर के साथ डिसाइड करते हैं कि आया कि हमारा कंपैटिटर जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और हमारी कैसी है। यानी बेंचमार्क आपने अपने कंपैटिटर को सेट कर लिया और उस बेंचमार्क को आपने जो है वो फॉलो किया और उसके मुताबिक देखा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है, कितना फ़र्क है आपकी और उसकी परफॉर्मेंस में, राइट? और इसी तरह से जैसे अगर हम इसमें बात करें कि कोका कोला जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन किसके साथ कंपेयर करती है, उसका कंपैटिटर कौन है? पेप्सी कंपनी के साथ। तो कोका कोला जो है वो पेप्सी के साथ अपना कंपैरिजन सेट करेगी। इंट्रा कंपनी में जिस तरह से हमने बात की कि इंट्रा कंपनी में पेप्सी जो है वो अपनी ही कंपनी की प्रियर परफॉर्मेंस को चेक करती है कि मेरी पिछले 10 सालों से मेरी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी थी और इस साल उसका क्या असर उस पर आया। आफ्टर दैट एक एनालिसिस जो है वो इंडस्ट्री की बेसिस पर किया जाता है कि आप पूरी इंडस्ट्री को फोकस करते हैं, अपनी स्पेसिफिक कंपैटिटर को फोकस नहीं करते, अपनी इंट्रा कंपनी को, अपनी ही कंपनी को फोकस नहीं करते, बल्कि आप बेंचमार्क के तौर पे किसको डिसाइड कर लेते हैं? इंडस्ट्री को डिसाइड कर लेते हैं। कि आप कहते हैं कि हम देखते हैं कि जो पूरी इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है और हमारी उस इंडस्ट्री में रहते हुए जो है वो क्या सूरत हाल है। ठीक है जी। उसके बाद रूल ऑफ थंब डिसाइड कर लिए जाते हैं, यानी गाइडलाइंस बना ली जाती हैं, या फिर क्या कहा जाता है? रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब से मुराद ये है कि हम जो है वो क्या डिसाइड कर लेते हैं? रूल ऑफ थंब्स बना लिए जाते हैं। हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि बस अगर ऐसा हुआ तो फिर इससे ज़्यादा गई, यानी हमने डिसाइड कर लिया कि 10% हमारा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन लेट्स सपोज कि इंक्रीज़ होना चाहिए हर साल। ये हमने रूल ऑफ थंब बना लिया, यानी एक चीज़ हमने डिसाइड कर ली। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो हम ये डिसाइड करेंगे कि वेदर इस रूल के मुताबिक हमारा जो है वो हमारा रिज़ल्ट्स जो हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आपका जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है 10% के अकॉर्डिंगली, तो इट मीन्स कि यू आर परफॉर्मिंग वेल।
ठीक है, या फिर आपका 10 से 12 पे चला गया, 12 से 15 पे चला गया, वट एवर, इस तरीके से जैसे भी आगे आगे जाता है तो क्या हो जाता है, यानी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर काउंट हो रही है। इसी तरह से अब स्टैंडर्ड्स, आपने 4 तरह के स्टैंडर्ड सेट किए जा सकते हैं। अपनी ही कंपनी को स्टैंडर्ड बना लें, अपनी ही कंपनी के साथ अपना कंपैरिजन कर लें, आप अपने कंपैटिटर के साथ अपना कंपैरिजन कर लें, या फिर आप अपनी इंडस्ट्री के साथ अपना कंपैरिजन कर लें। एंड द लास्ट वन इज़ आप खुद से रूल ऑफ थम्स बना लें और उसी के मुताबिक जो है वो अपनी सेट करें कि इधर हमें जो है वो किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री का एनालिसिस जो है वो करके और उसके मुताबिक डिसीजंस कैसे लेने हैं। कौन कौन से टूल्स हैं एनालिसिस के, किन किन टूल्स के मुताबिक एनालिसिस किया जाता है, फॉलो किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, राइट। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि किस तरह का कंपैरिजन होता है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर किया जाता है। ऐसे एनालिसिस में किस चीज़ को मेजर किया जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन एंड पोजीशन अक्रॉस टाइम। मेजर जो चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है दैट इज़ अक्रॉस टाइम के हिसाब से, यानी गुजरते वक्त के हिसाब से, एक साल में, एक साल के बाद, 2 साल के बाद जो है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और कंडीशन में कितना चेंज आया, बेसिकली दैट इज़ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आफ्टर दैट जो है वो सेकंड वन इज़ वर्टिकल एनालिसिस। दूसरी तरह का टूल एनालिसिस के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या किया जाता है, वर्टिकल एनालिसिस का टूल इस्तेमाल किया जाता है। क्या है वर्टिकल एनालिसिस का टूल? बेसिकली वर्टिकल एनालिसिस का टूल कहलाता है किस चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन और परफॉर्मेंस का, किसके साथ, बेस अमाउंट के साथ। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड पोजीशन विथ बेस अमाउंट, यानी एक चीज़ को बेस सेट कर लिया जाता है, एक साल को या एक सेल्स की अमाउंट को बेस सेट किया जाता है और फिर उस बेस की बुनियाद पर, उसको जब एक दफ़ा हमने बेस अमाउंट सेट कर ली तो फिर उसकी बुनियाद पर हम अपने आगे के जितने भी आइटम्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें जिनको हम एनालाइज करना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, वो सारी की सारी जो है वो उस बेस अमाउंट के साथ कंपेयर की जाएंगी। अच्छा जी, तीसरा एनालिसिस, तीसरी तरह का जो एनालिसिस है वो कहलाता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली हम रेशोज़ के ज़रिए हम जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दरमियान, किस के थ्रू, रेशोज़ के थ्रू। डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है। किस तरीके से डेवलप किया जाता है, रेशियो एनालिसिस के थ्रू। रेशियो एनालिसिस में यानी अब हम जो है वो फर्दर हमारा जो स्टेप है दैट विल बी कि हम डिवाइड करेंगे तीनों एनालिसिस जो है वो हमने स्टडी करने हैं कि तीनों एनालिसिस जो है वो किस तरीके से वर्क करेंगे और किस तरीके से जो है वो इनको चलाया जा सकता है। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि किसको, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, राइट। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है और किस तरीके से जो है वो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में कंपैरिजन करते हैं, करते तो हम सब में ही कंपैरिजन है, यानी हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी। हमने यहाँ पर बात क्या की कि फाइनेंशियल कंडीशन को मेजर किया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर किया जाता है अक्रॉस टाइम, एक टाइम के बाद जो है वो चीज़ों को मेजर किया जाता है, राइट। तो किस फार्मूला के थ्रू, अच्छा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को जो है वो क्या एक और भी नाम दिया जाता है, कभी आप सुने तो मतलब कभी भी आपके सामने आए तो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस भी कहा जाता है।
ट्रेंड एनालिसिस इसको किस तरीके से कहा जाता है, क्योंकि हम ट्रेंड चेक कर रहे होते हैं, हम अक्रॉस द टाइम चीज़ों को देख रहे होते हैं। कुछ टाइम पीरियड के बाद हम देखते हैं, तो जाहिर सी बात है जब कुछ टाइम पीरियड के बाद हम उन चीज़ों को देखते हैं तो फिर वो एक ट्रेंड बन जाता है। पिछले साल के साथ कंपैरिजन किया, फिर उससे पिछले साल के साथ, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो हम अपने हर पिछले साल के साथ जो है वो कंपैरिजन करते गए। तो दैट इज़ कि हम जो है वो किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और कंडीशन को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं तो दो तरह की जो चेंजेस हैं वो मेजर की जाती हैं। कौन कौन सी चेंजेस मेजर की जाती हैं? डॉलर चेंजेस और परसेंटेज चेंजेस। कौन कौन सी दो जो है वो मेजर की जाती हैं? हमने डॉलर चेंजेस से मुराद है कि अमाउंट में जो चेंजेस आ रही हैं, अमाउंट में कितनी तब्दीली आ रही है, अमाउंट चेंजेस को भी मेजर किया जाता है और अमाउंट चेंजेस के साथ साथ जो है वो परसेंटेज चेंजेस को भी मेजर किया जाता है। दो चीज़ें जो है वो मेजर की जाती हैं। अब इन दोनों चीज़ों के लिए जो है वो क्या किया जाता है, अब डॉलर और परसेंटेज चेंजेस, दोनों तरह की चेंजेस को मेजर करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? फार्मूला आपके सामने यहाँ पर मेंशन है, आपकी बुक में भी यही फार्मूला मेंशन है। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या आप अपनी बुक से देख सकते हैं। क्या फार्मूला है आपके पास? डॉलर की अमाउंट में, यानी अमाउंट में जब चेंजेस देखनी है तो आप क्या देखेंगे कि अमाउंट ऑफ द आइटम इन कंपैरिजन ईयर, जिस ईयर के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं उसमें से आप बेस ईयर आपका वो ईयर है जिसके साथ जो आपका करंट ईयर है, तो आप इसमें से वो अमाउंट माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी डॉलर अमाउंट में क्या चेंजेस आई, और इसके साथ साथ आपकी परसेंटेज चेंजेस जो हैं वो किस तरीके से मेजर हो सकती हैं। डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो है वो क्या परसेंटेज चेंजेस जो हैं वो किस तरह से आ रही हैं, राइट। तो दोनों तरह की चेंजेस जो हैं वो मेजर की जाती हैं। जिससे अगर हम बात करें कि परसेंटेज और डॉलर अमाउंट में यानी दो तरह से कंपैरिजन किया जाता है बैलेंस शीट का। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, यानी अब ये तो हमें पता चल गया कि हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो किस बेस पर करना है, अक्रॉस द टाइम, यानी टाइम की बेसिस पर हमने करना है। और उसमें कौन कौन सी चेंजेस हमने देखनी है? दो तरह की चेंजेस हम देखते हैं। कौन कौन सी? एक तो डॉलर अमाउंट में चेंजेस क्या आ रही हैं और परसेंटेज चेंजेस क्या हैं। उसके बाद हमारे पास ये जब डॉलर अमाउंट और परसेंटेज चेंज को निकालने का फार्मूला हमें पता चल गया, तो अब हमें वो बैलेंस शीट चाहिए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए जिनको हमने कंपेयर करना है, राइट। तो अब अगर हमारे पास ये बैलेंस शीट एक मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है जो कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट है और जिसमें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया गया है, और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में मैंने आपसे क्या कहा कि अक्रॉस द टाइम चेंजेस देखी जाती हैं। अक्रॉस द टाइम से मुराद ये है कि 2008 की स्टेटमेंट, यानी ये करंट ईयर स्टेटमेंट है आपकी, और ये आपके पास जो है वो प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट है, यानी 2007 को आपने अपना बेंचमार्क सेट कर लिया और इस बेंचमार्क की बेसिस पर अब आपने जो है वो एनालिसिस किया अपना कि आया कि पिछले साल हमारी अगर ये पोजीशन थी तो इस साल हमारी जो है वो पोजीशन कैसी है। अब अगर हम बात करें बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट चूँकि हमें एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करती है हमारी टोटल फाइनेंशियल पोजीशन का, यानी हमारे एसेट्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास हमारी ऑब्लिगेशंस कितनी हैं, हमारे पास जो है वो शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें कहाँ से पता चलती हैं? बैलेंस शीट से पता चलती हैं। तो बैलेंस शीट को जब कंपेयर किया जाता है हॉरिजॉन्टली, तो उसमें देखा जाता है कि वेदर पिछले साल की सिचुएशन के हिसाब से कि पिछले साल क्या क्या हमारे पास था और इस साल क्या चीज़ें नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो उनमें इंक्रीज या डिक्रीज आया तो क्यों आया, ठीक है। जिस तरह से मैंने पिछले कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कंपैरेटिवली चीज़ें दिखाई थी, तो उसमें भी यही चीज़ थी कि कंपैरिजन बेसिकली आप करते हैं, देखते हैं कि ये चेंजेस आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। अब अगर हम बात करें करंट एसेट्स की, तो पिछले साल यानी 2007 में हमारे जो करंट एसेट्स थे वो थे 5,33,000, ठीक है। लेकिन इस साल जो है वो हमारे पास 50,000 हो गए, यानी करंट एसेट्स में इंक्रीज़ आ गया है। अब जो इंक्रीज़ आया है वो कितने का आया है? 17,000 का इंक्रीज़ आया है। कैसे आपने कैलकुलेशन की है? अगेन आपको जैसे मैंने पीछे फार्मूला बताया कि आप क्या करेंगे, बेस ईयर के अमाउंट में से आपने जो अमाउंट ऑफ आइटम इन कंपैरिजन ईयर, जो कि कंपैरिजन ईयर की अमाउंट है, उसको आपने माइनस कर देना है बेस ईयर। बेस ईयर क्या है? आपका करंट ईयर, ठीक है।
बेस ईयर आपका वो ईयर है जो कि जिसे आपने बेस बनाया है, जिसकी बेसिस पर आप जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं। बेंचमार्क आपका जो है वो बेस ईयर कहलाएगा, और उसके बाद आपका जो करंट ईयर है, जो कंपैरिजन जिसका किया जा रहा है, वो आपका करंट ईयर कहलाएगा। अब करंट ईयर की प्राइस में से आपने क्या माइनस करना है, बेस ईयर की प्राइस को माइनस करना है, तो आपको पता चलेगा कि जनाब ये जो 17,000 का जो इंक्रीज़ है वो हमारे पास आया। और इसी को परसेंटेज चेंज में अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो 17,000 डिवाइडेड बाय 5,53,000, तो आपको डॉलर चेंज, यानी फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डॉलर चेंज जितना भी होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे। क्या है, डॉलर चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट इन द बेस ईयर। बेस ईयर से मुराद है कि जो आपका बेंचमार्क वाला ईयर है उसे आप डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा, आपके पास जो है वो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, यानी इंक्रीज़ आया या डिक्रीज़ आया। दो चेंजेस हमने देखनी है, अमाउंट में भी और परसेंटेज में भी। अमाउंट की चेंजेस आपको पता चल गई कि डॉलर चेंज इस तरीके से आप डेवलप करेंगे, और परसेंटेज चेंज जो है वो आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और इसी तरह से प्लांट एसेट्स यानी नेट एसेट्स पिछले साल जो थे वो 4,70,000 के थे, इस दफ़ा 4,44,500 के हैं। यानी कितना फ़र्क आया है इन दोनों में, दोनों सालों के एसेट्स में, प्लांट एसेट्स में। और फिर वो डिफरेंस जो है वो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना है, नेगेटिव चेंज है, ओके फाइन। और अगर डॉलर अमाउंट में देखा जाए तो वो भी नेगेटिव चेंज हमें नज़र आ रहा है। इंटेंजिबल एसेट्स में अगर आप देखें तो कोई चेंज नज़र नहीं आया, जितने पिछले साल थे उतने ही इस साल हैं। नो चेंज इन डॉलर अमाउंट और नो चेंज इन परसेंटेज। टोटल एसेट्स में भी इसी तरीके से टोटल जो है वो चेंज फाइंड आउट किया जाएगा। आफ्टर दैट लाइबिलिटीज़ में भी इसी तरीके से आप तमाम जो चेंजेस हैं वो फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, कंपैरिजन के लिए इंफॉर्मेशन एनालिसिस, इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस एंड एनालिसिस, याद है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस, और उसमें हमने बात की थी कि एनालिसिस जब भी हमने करना होता है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमने कहा था कि 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बेसिक हैं वो चारों की चारों हमें रिक्वायर होती हैं, किसके लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट जो हमने देख ली वो कौन सी थी, बैलेंस शीट। अब दूसरी स्टेटमेंट हमने जो है वो कौन सी देखनी है, करंट एसेट्स की। चलें हम देख लेते हैं स्केड्यूल फॉर करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में, अच्छा देखिए, बैलेंस शीट में आपको सिर्फ करंट एसेट्स बताए जाते हैं। उन करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स हैं फर्दर ये नहीं बताया जाता। तो उसमें जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो है वो करंट एसेट्स का स्केड्यूल कंपैरेटिव नज़र आ सकता है कि कौन कौन से एसेट्स थे जो पिछले साल थे और अब नहीं है। जैसे कैश की अगर हम बात करें तो पिछले साल हमारे पास कैश 64,000 का था, 64,700 का था, और इस दफ़ा अगर हम कैश की बात करें तो इस दफ़ा तो हमारे पास कैश ज़्यादा है, अमाउंट इंक्रीज़ हो गई है, यानी 39.9 40% अराउंड हमारा जो है वो चेंज नज़र आ रहा है कैश के एसेट में। इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पिछले साल कम थी, इस साल ज़्यादा हो गई। अकाउंट रिसीवेबल्स जो थे वो पिछले साल ज़्यादा थे, इस साल कम हो गए। पिछले साल हमने लोगों से पैसे ज़्यादा लेने थे, हमारा पैसा लोगों के पास ज़्यादा था, लेकिन अब की बार हमारे अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कम हो गए हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसी तरह से एक डिटेल बताई गई कि इसकी करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स को कंपैरिजन में देखा गया। इसके अलावा जो एक चीज़ हम और देखेंगे दैट इज़ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के इनकम स्टेटमेंट को का कंपैरिजन हम देखेंगे। बैलेंस शीट का कंपैरिजन तो हमने देख लिया ना। बैलेंस शीट के कंपैरिजन के बाद जो अगली चीज़ हम नोटिस करेंगे वो कौन सी होगी, इनकम स्टेटमेंट होगी कि इनकम स्टेटमेंट को किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। तो इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए जो है वो हमें क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट का तो पता है ना, चीज़ें तो सारी ऑलरेडी वही हैं जो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो है वो क्या होगा, बेस ईयर कौन सा होगा और करंट ईयर हमारा जो है वो ईयर और कंपैरिजन ईयर होगा, ठीक है। और करना क्या है हमने कि जनाब यानी जो हमारा बेस ईयर है उसके साथ कंपेयर करते जाना है कंपैरिजन ईयर को, और डॉलर अमाउंट और परसेंटेज चेंजेस इसी तरीके से निकालती जानी है। यानी अगर हम देखें ऑपरेटिंग इनकम्स हमारी पिछले साल 1,35,600 की थी, जबकि इस दफ़ा 1,60,000 की हैं। काफ़ी अच्छा खासा चेंज हमें और पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है, यानी 18% इंक्रीमेंट आया है आफ्टर अ ईयर। यानी पिछले 2007 में अगर ये पोजीशन थी और 2008 की पोजीशन जो है वो कदरे बेहतर है। इसी तरह से इनकम टैक्स की बात करें तो पिछले साल टैक्स जो है वो हमने कम रेशियो से देना था, जबकि इस दफ़ा जो है हमारा टैक्स इंक्रीज़ हो गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर हम बात करें तो पिछले साल यानी 2007 की जब कंपैरिजन में हम बात करें तो 2007 में कॉस्ट कितनी पड़ रही थी, अगर 12 लाख की सेल्स हो रही थी तो उनमें से 82,000 जो है वो क्या जा रही थी, सॉरी 8,20,000 जो है वो उसमें से
हमारी कॉस्ट जा रही थी सेल्स करने की, लेकिन अगले साल में हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, उसमें इंक्रीमेंट आया है, जीपी में भी चेंज है। यानी ये जो चेंजेस आ रही हैं विद अक्रॉस द टाइम, एक साल गुजरने के बाद जो तब्दीली आई हमारी सेल्स में, CGS में, GP में, एक्सपेंसेस के हवाले से एक्सपेंसेस बढ़े या कम हुए, ये वटेवर जो भी चेंजेस नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी जो है वो हम किस में चेक कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट में, और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के ज़रिए चेक कर सकते हैं। अक्रॉस द टाइम हम जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स की स्टेटमेंट को देखें तो रिटेन्ड अर्निंग्स की यानी हमारे जो अगली स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक और स्टेटमेंट जो हमें रिक्वायर्ड होती है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं, कि ऑनर्स इक्विटी में कितनी चेंजेस आई हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो किस तरीके से उसे मेजर किया जा सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स यानी स्टार्ट में यानी साल के शुरू में 1 जनवरी को हमारी क्या रिटेन्ड अर्निंग्स थी वो पता चल गई कि 2007 में ये थी, और 2008 में जो है वो हमें प्रॉफिट हुआ, हमने जो है वो ज़्यादा अमाउंट अपने इसमें सेव की अपने अकाउंट्स में, ताकि जिसे हम फर्दर यूज़ कर सकें। इसके अलावा नेट इनकम में कितना चेंज आया, पिछले साल इनकम कम थी, इस साल थोड़ी अच्छी हुई, और डिविडेंड्स क्या पे किए, प्रेफर्ड स्टॉक कितना था, कॉमन स्टॉक कितना था, यानी ये सारी की सारी जो चेंजेस हैं वो बेसिकली मेजर की जाती हैं। फार्मूला मैंने आपको अगेन मैं बता रही हूँ कि फार्मूलाज ऊपर मेंशन है आपके पास, आपने सिर्फ उस फार्मूला को देखते हुए कंपैरिजन एनालिसिस करना है दोनों ईयर्स का, यानी एक आपका बेस ईयर और दूसरा आपका करंट ईयर, जिस साल को आप कंपेयर कर रहे हैं अपने दूसरे साल के साथ, तो उसका जो है वो आप मेजर करेंगे। तो खैर आप यहाँ पर जो है वो कंपैरिजन चेक कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो भी आपके पास अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होंगी सबको कंपेयर कर सकते हैं। सो हमने बात की कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को और क्या कहा जाता है, ट्रेंड एनालिसिस भी कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं इसको ट्रेंड एनालिसिस, और अभी यहाँ पे जो हमने डिस्कशन की वो सिर्फ हमने 2 ईयर्स को डिस्कस किया कि एक साल को दूसरे साल के साथ कंपेयर कर लिया, और फाइनली हमने चेंजेस चेक कर ली कि वेदर परसेंटेज चेंजेस क्या आ रही हैं और डॉलर अमाउंट में क्या चेंजेस आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसको ट्रेंड एनालिसिस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इंडेक्स चेंजेस भी देखी जाती हैं। इंडेक्स चेंजेस कैसे देखी जाती हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर तो सिर्फ जो है वो किसको चेक किया है, सिर्फ 2 सालों की, यानी एक साल को दूसरे के साथ कंपेयर कर लिया, लेकिन बेसिकली इसको ट्रेंड एनालिसिस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पिछले 5 साल को कंपेयर करता है, 5 साल के परफॉर्मेंस को करंट ईयर परफॉर्मेंस के साथ जो है वो कंपेयर करता है, राइट। मैं आपको अभी एक और स्टेटमेंट दिखाती हूँ जिसमें जो है वो मैक्सिमम 4 to 5 ईयर्स के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है बैलेंस शीट को।